अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की यूनिट नंबर 1 जो आपकी क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसी को आज हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने लास्ट वर्किंग डे क्या पढ़ा था, आपके दो फैक्टर्स पढ़े थे। पहला फैक्टर कौन सा पढ़ा था, इनपुट फैक्टर लैंड, दूसरा क्या पढ़ा था, लेबर। बेटा आज हम बात करेंगे कैपिटल को लेके। आपने अकाउंटेंसी में भी कैपिटल को लेके पढ़ा हुआ है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, किसी भी बिजनेस पर्सन के थ्रू या किसी भी बिजनेसमैन के थ्रू क्या किया जाता है, किसी भी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, उसे स्टार्टअप करने के लिए जो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट की जाती है, जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है, उसे आप क्या बोलते हो, कैपिटल। क्या बोलते हो बेटा, उसे आप कैपिटल बोलते हो। अब कैपिटल के बिना ना तो आप रॉ मटेरियल खरीद सकते, ना ही आप क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीद सकते हैं, और ना ही आप लेबर को कुछ पे कर सकते हैं। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो आपका कैपिटल होता है। कैपिटल भी बेटा एक वेरिएबल फैक्टर्स पे काउंट होता है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पीरियड में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, वो भी किसी भी मैनर में, विदाउट एनी कोटेशन, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। बोला कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड गुड्स, बेटा ऑल मैन मेड गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सर ये फर्दर प्रोडक्शन क्या है, रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करना, फिनिश गुड्स में, उसमें ऑफ द वेल्थ। अब आपको क्या करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। अगर कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, उसकी जो कैपिटल होगी, उस कैपिटल को आउटसाइड द बिजनेस क्या करेगा, कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, तो वहां से उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट किया जाता है उसे आप कैपिटल बोलते हो, उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट। उन प्रॉफिट्स की वजह से आपकी वेल्थ इंक्रीज होने वाली है। कैपिटल प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंक्रीमेंट, और वो वेल्थ को इंक्रीज करता है। इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। बेटा आपने दो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा है फ्लो कॉन्सेप्ट और एक आपने पढ़ा है स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब कभी भी आप किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हो तो उसे क्या बोलते हो आप, स्टॉक। क्या बोलते हो उसे आप, स्टॉक कॉन्सेप्ट। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप किसी चीज का मेजरमेंट करने जा रहे हो तो आप उसे क्या बोलोगे बेटा, स्टॉक। और किसी पीरियड ऑफ टाइम पर अगर आप किसी चीज की वैल्यूएशन करने के लिए जाते हो तो उसे आप क्या बोलते हो, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हो बेटा, फ्लो। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, फ्लो। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, स्टॉक। ठीक है। It is not a primary factor of production, but it is a produce factor of production. बेटा प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहले आपके लिए जरूरी होता है प्रोडक्शन के लिए। यह प्राइमरी फैक्टर नहीं है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, जिसके बिना प्रोडक्शन को आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ये होता है। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कैपिटल को लेके। सबसे पहले कैपिटल का नाम क्या होता है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल। सर फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल बताओगे, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है बेटा जिसे जनरली आप लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एंगेज करते हो। ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। इसका मेन मोटिव क्या होता है, बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक आपको कंटिन्यू करना है, और ये लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में क्या करने वाली है, एडजस्ट करने वाली है। इसको आप क्या नहीं करोगे, शॉर्ट टर्म में विड्रॉ नहीं करोगे। ठीक है। फिर होती है बेटा सर्कुलेटिंग। सर्कुलेटिंग का मतलब वेरिएबल, जिसमें सर्कुलेशन यानी चेंज होने की फीचर्स होती है, जो सिचुएशनली अपने आप को क्या करती रहती है, बदलती रहती है। बेटा सर्कुलेटिंग कैपिटल का आपका एग्जांपल होगा, उसका एग्जांपल क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल का क्या होगा, मशीन। और सर्कुलेटिंग कैपिटल रॉ मटेरियल। बेटा रॉ मटेरियल किसकी डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, कंज्यूमर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो कितने आपके प्रोडक्ट की डिमांड करता है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप सप्लाई करोगे, और सप्लाई को देखते हुए आप क्या करोगे, बिजनेस में प्रोडक्शन करोगे। बेटा ये होती है सर्कुलेटिंग कैपिटल, जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है आपकी। फिर आता है बेटा रियल। रियल कैपिटल में बेटा आपके आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स और इसमें फिक्स्ड टेंजिबल, इसमें क्या जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स में, लाइक बिल्डिंग। क्या जाएंगे बेटा, बिल्डिंग। प्लांट। बेटा प्लांट के अंदर मशीनरी होती है, ये बात मेरी याद रखना। प्लांट के अंदर मशीनरी होती है, आप नाम किसका लेते हो, प्लांट का, और प्लांट के अंदर क्या होती है, मशीनरी। बेटा रियल कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसके साथ, आपकी फिक्स्ड एसेट्स के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन। ये आपके अकाउंटेंसी में भी सिमिलर डील करता है आपका। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज। इट मींस लेबर। जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो फिजिकल आइटम होते हैं जिन्हें बेटा खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, इनफैक्ट वो बेटा आपके नेचुरल होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उसमें आपका उनकी क्या, अब ह्यूमन कैपिटल में क्या जाएगा, ह्यूमन बीइंग आ जाएगी। आपको उन्हें ट्रेनिंग देना है, उनके माइंड की मेंटेलिटी चेंज करनी है, डेवलपमेंट करनी है, जिससे आपका बिजनेस प्रॉपर मैनर में डील कर पाए। फिर क्या आ गया बेटा टेंजिबल कैपिटल। टेंजिबल कैपिटल में क्या जाएगी,
बेटा जो टचेबल होती है, जिनको आप जनरली जो आपने क्या किया है टचेबल सेंस में होते हैं, जिन्हें आप फिजिकल असिस्टेंस में हाथ में लगा सकते हो और देख भी सकते हो। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल गुड भी नहीं टचेबल, जैसे कि सर मशीनरी, जैसे मशीनरी। हालांकि ये मशीनरी स्टॉक हो गया, इसको भी आप किस में ले सकते हो बेटा? आपके टेंजेबल में। फिर आ गया बेटा इंटेंजेबल, इंडिविजुअल कैपिटल। इंडिविजुअल का मतलब एक सिंगल पर्सन के थ्रू जब किसी भी बिजनेस में लगा लो प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे सोल ट्रेड का बिजनेस कर रखा है, प्रोप्राइटर ने सिंगल बंदा है, उसके थ्रू जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है उसे आप इंडिविजुअल कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिविजुअल। यानी सोल ट्रेड एकांकी व्यवसाय में जिस भी बिजनेस पर्सन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है और बिजनेस को रिस्क लेके स्टार्टअप कर रखा है उसे आप क्या बोलते हैं बेटा? इंडिविजुअल। फिर सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल मीन्स सोशल कैपिटल का मतलब होता है सोसाइटी, जो पब्लिक की फेवर में जो भी आप क्या करने लग रहे हो कैपिटल के बारे में बात करते हो, जिसमें ईच एंड एवरी पर्सन जो आपकी कंट्री से रिलेटेड है या उस कंट्री के कुछ आपके लार्ज ऑफ पीपल्स जिस कैपिटल में क्या करते हैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, उसे आप क्या बोलते हो? सोशल कैपिटल। इस कैपिटल का बेनिफिट सोसाइटी के ऑलमोस्ट सभी लोगों को मिलता है, उसे आप क्या बोलोगे बेटा? सोशल कैपिटल। बेटा आप क्या चाहते हो जब तुम किसी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे? आप क्या चाहते हो? कैपिटल इंक्रीज हो जाए, खत्म हो जाए, क्या चाहते हो? इंक्रीज करना, ठीक है ना? हर एक बंदे की मेन इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन वो टेक्निक होती है, वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू किसी भी पर्सन के थ्रू जो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी उस कैपिटल में क्या करना बेटा? इंक्रीमेंट करना, ठीक है ना? उसमें इंक्रीमेंट करना, कैपिटल को क्रिएट करना, कैपिटल का फॉर्मेशन करना। ये होता है मीन्स ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। जब आप एक मशीनरी से 2 कर दोगे, 2 से 3 कर दोगे, एक बिल्डिंग से 2 कर दोगे, 2 से 3, इट मींस आप कंटिन्यूअसली अपनी एसेट्स को बेच ले रही हो। इनफैक्ट आप अपनी एसेट्स में इंक्रीमेंट करते जा रहे हो। कोई इंसान कब इंक्रीमेंट करता है? जब वो पीक पे होता है या उसका लॉस हो रहा होता है? जब वो पीक पे होता है, इट मींस आप बहुत अच्छा करके दे रहे हो। Stock of real capital of a country. Need for capital formation, not merely for replacement or renovations, but for क्या होता है आपका? क्रिएटिंग एडिशनल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। बेटा मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे को एग्जिस्टिंग एसेट्स को हटाना है, वो अच्छा काम कर रहे हो, उनको क्यों हटा रहे हो? बट बेटा मैं क्या चाहता हूँ? और एसेट्स खरीदना है। इट मींस मुझे और प्रोग्रेस करनी है, मुझे और प्रोडक्शन करना है, मुझे कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना है। दैट्स व्हाई बेटा मैं क्या करता हूँ? इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हूँ जिससे मैं और मशीनरी खरीद सकूँ और इक्विपमेंट्स खरीद सकूँ। अब बोलता है स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग। सेविंग का मतलब क्या है बेटा? आपकी इनकम का वो पार्ट जिसे फ्यूचर की जो भी अनसर्टेनिटी होती है उन अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए बचा के रख लिया जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी पर्सन अपने इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने? 2, कंजप्शन एंड सेविंग। बेटा अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आप अपने इनकम का जो पार्ट खर्च कर देते हो उसे आप क्या बोलते हो? कंजप्शन। और आपकी फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को खत्म तो नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है ना, आप जो अपने इनकम के पार्ट को बचा के रख लेते हो वो क्या होता है? सेविंग। और सेविंग इक्वल टू क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि पैसा डबल करना है तो आपको उसे आउटसाइड द बिजनेस लगाना पड़ेगा। सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। अगर आप सेविंग को प्रॉपर मैनर में एडजस्ट करते हो तो बेटा वो क्या हो गया? आपके इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अपने पास पड़े कभी भी पैसा डबल नहीं होता, उसे बिजनेस के बाहर लगाना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर, ये क्यों होता है बेटा? इसे बोलते हैं आपका बिजनेस पर्सन, जो जनरली किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने वाला होता है, प्रॉपर मैनर में डील करने वाला होता है और उसको रिदम के साथ क्या करने वाला होता है बेटा? चलाने वाला होता है। उसे कौन बोलते हो आप? एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर के थ्रू जो ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है उस प्रोसेस का नाम होता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलता है बेटा? उसे आपका एंटरप्रेन्योरशिप, उसका प्रोसेस का नाम होता है। और ये कौन होता है? बिजनेस पर्सन। कोई भी बिजनेस पर्सन अगर बिजनेस में अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा उसको क्या बोलते हो आप? कैपिटल। और वो कैपिटल के ऊपर रिवॉर्ड चाहता है। किसका रिवॉर्ड? प्रॉफिट का। किसका रिवॉर्ड चाहता है बेटा? प्रॉफिट का। तो ये बोलता है एंटरप्रेन्योर कोड द ऑर्गेनाइजर द मैनेजर ऑफ द रिस्क टेकर। बेटा ये वो मैनेजर है जो जनरली बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करके उसको या तो बढ़ाने का या बिल्कुल जीरो करने का एक रिस्क टेकर होता है बेटा। और रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। कोई भी ऐसा वर्ल्ड का बिजनेस नहीं है जहाँ पे विदाउट रिस्क आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, तो रिस्क लेने वाला होता है ये। इट इज द फैक्टर विच मोबिलाइज अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा इसके बिना ये एक एक्टिव फैक्टर होता है और यही आपके सभी के सभी उनको क्या करता है? क्या करता है? पेस स्पीड प्रोवाइड करता है और उनको चलाने का स्मूथली मैनर में इंडिकेटर होता है। ये उनको क्या करता है? डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, उनको ऑर्डर्स देता है जिसके बिहाफ पर वो सारे के सारे काम करने वाले होते हैं।
फंक्शंस क्या है आपके इसके एंटरप्रेन्योर के? इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड रिसोर्सेज कोऑर्डिनेशन। बेटा रिसोर्स में क्या आ गया आपका? लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इतने सारे आपके रिसोर्सेज हैं बेटा। उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ये रिसोर्सेज के बिटवीन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो सेट करने का काम करता है। और ये क्या करता है बेटा? किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करता है? चलाना। इनिशिएट करने का मतलब होता है बेटा लागू करना, इनिशिएट करने का मतलब होता है चालू करना। उसके लिए क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना। इस प्रोसेस के थ्रू बेटा आप क्या करते हो? नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जिन एक्सपेरिमेंट से आप क्या कर सको? बिजनेस को फ्यूचर में आप और अच्छे प्रोस्पेक्टिव मैनर में डील करवा सको, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सके, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और बेटा सोसाइटी में आपके प्रोडक्ट की एक सेपरेट इमेज बन पाए। बेटा वो हमेशा कंपटीशन से बाहर हो जाता है, जो कभी भी क्या नहीं कर पाता? अपने आप को सोसाइटी के अकॉर्डिंग डील नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपकी रिनोल्ट डस्टर। रिनोल्ट जो आपकी कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसने डस्टर बनाई थी 2015 में। डस्टर को बेस्ट सेलिंग कार का और बेस्ट आपकी इम्प्रोवाइजेशन कार का वो मिला था, रिवॉर्ड, ठीक है ना। उसको अवार्ड मिल गया। उसने क्या किया? 2016 में कुछ अमेंडमेंट नहीं करी, दूसरी कंपनियों ने की। 2017 में कुछ अमेंडमेंट नहीं करी, दूसरों ने करी। 2018 में भी नहीं करी, 19 में भी नहीं करी। उसके बाद बेटा पता चला आज के टाइम पीरियड में डस्टर को कंपटीशन दे चुकी है आपकी हुंडई की कौन सी? क्रेटा, आपकी किया की जो सैल्टोस, ये आपकी वो गाड़ियां विटारा, ब्रेजा, मारुति की। इन्होंने क्या कर दिया? उसको कंपटीशन से बाहर करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि उन्होंने कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपडेट किया। बट यहाँ पर इसने डस्टर ने अपने आप को कोई भी क्या नहीं किया? चेंज नहीं किया। दैट्स व्हाई वो कंपटीशन से बाहर हुई। इसलिए बेटा एक बिजनेस पर्सन के लिए सोचना जरूरी होता है कि वो इनोवेशन करेगा। फिर बेटा क्या होता है? रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियर। आपका बिजनेस किस में चलता है बेटा? रिस्क के साथ, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेनिटी। आप अनसर्टेनिटी के साथ अपने बिजनेस को कैरी ऑन करते जाने लग रहे हो। इट मींस आपका बिजनेस अनसर्टेनिटी में डील करता है। आप एक रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी का पार्ट होते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वो किसी भी बिजनेस में एंटरप्रेन्योर पैसा लगाएगा तो बेटा वो एक क्या कर रहा है? अनसर्टेनिटी के साथ डील करने लग रहा है। कल अगर प्रोग्रेसिव मैनर में बिजनेस चलता है तो बेटा आपको क्या होंगे? प्रॉफिट्स होंगे। बट अगर वो अपोजिट मैनर में डील कर जाए तो आपके लॉसेज बढ़ जाएंगे और आपकी कैपिटल बिल्कुल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा वो एग्जांपल होता है रिस्क टेकिंग का, जो रिस्क टेकर होता है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है बेटा? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। बेटा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? कभी भी आप किसी भी बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करोगे तो आपका सबसे पहला मोटिव होता है सर्वाइवल। क्या होता है बेटा? सर्वाइवल। आपकी मेन इंटेंशन ये होती है कि आपका बिजनेस कितने लॉन्ग टर्म तक क्या करने वाला है? सर्वाइव। बेटा जो बिजनेस जितने लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा, जो बिजनेस जितने लॉन्ग टर्म तक क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, वो बेटा उतना ही ज्यादा क्या करेगा? ग्रोथ अचीव करेगा। और जो बिजनेस बेटा जितने कम टाइम पीरियड के लिए सर्वाइवल करता है, इट मींस वो लॉसेस गेन करने लग रहा है, उसको लॉन्ग टर्म तक इनकम जनरेट नहीं होने लग रही, वो क्विट कर जाएगा। तो आप सबसे पहले इसी इंटेंशन से बिजनेस को कंटिन्यू करते हो कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक क्या करने वाला है? सर्वाइव। क्योंकि सर्वाइव करना, जीवित रहना जरूरी होता है बिजनेस का, फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव मैनर में प्रोग्रेस करने के लिए। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक का मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप किसी भी बिजनेस यूनिट को प्रॉफिट के अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हो बेटा? स्टार्टअप करते हो। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ये देखा जाता है कि किस तरह आप अपनी अंडरटेकिंग में पर यूनिट कॉस्ट को क्या कर पाओगे? रिड्यूस। टोटल कॉस्ट को क्या कर पाओगे? रिड्यूस। अपनी रिवेन्यू को क्या कर पाओगे? मैक्सिमाइज। और अपने प्रॉफिट को क्या कर पाओगे? मैक्सिमाइज। उसके लिए ये क्या होता है? हेल्पफुल। सोशल ऑब्जेक्टिव। बेटा सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है? एक तो आप किसी टाइप का भी प्रोडक्टिविटी के दौरान कोई पोल्यूशन क्रिएट ना करो। सेकंड आप क्या कर सको? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको। और थर्ड बेटा आप क्या कर सको? सोसाइटी के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ये भी मेरे ऑब्जेक्टिव है, जिससे मेरे पास जो स्कार्सिटी होती है, रिसोर्सेज जो लिमिटेड मैनर में होते हैं, उन रिसोर्सेज का मैं प्रॉपर मैनर में क्या कर सकूं? यूटिलाइजेशन कर सकूं। जिससे बेटा मैं क्या कर सकूं? उनका एक प्रॉपर मैनर में यूटिलाइजेशन करके अपनी क्या कर सकूं? सोसाइटी के रिसोर्सेज को, वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकूं। और सोसाइटी मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है? विदाउट एनी कोई भी अमेंडमेंट करे, कोई भी मिलावट करे, उनको रीजनेबल प्राइस पर बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाऊं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं। क्या करूं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं। ये भी हेल्पफुल होता है। फिर होता है बेटा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा हर एक पर्सन
जो आपके लिए काम कर रहा है वो चाहता है जॉब सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी चाहता है अपनी जॉब में कि उसे जॉब ना बदलनी पड़े, ठीक है ना, क्योंकि नए नए एनवायरनमेंट में डील करना किसी भी पर्सन के लिए मुश्किल होता है। बेटा अगर आप बिजनेसमैन हो, आप ओनर हो, तो आप क्या चाहते हो? प्रॉफिट, स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। प्रॉफिट आपको स्टेबिलिटी मैनर में मिले और ग्रोथ करते रहो। और बेटा अगर आप कौन हो, आप कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तो आप ये चाहते हो कि आपका मैनेजरियल डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो जिससे आप फ्यूचर में अपने जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे, अपने जो रिसोर्सेज होंगे, उनको प्रॉपर मैनर में डील करवा सको। नेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपके नेशनल रिसोर्सेज का प्रॉपर क्या करना बेटा? यूटिलाइजेशन करना। नेशनल इनकम को क्या करवाना? इंक्रीज करवाना। जीडीपी की ग्रोथ में क्या करवाना बेटा? इंक्रीमेंट करवाना। और ऑल ओवर आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में जितने भी पीपल्स होते हैं उनको क्या करना? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना। बेटा ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के, किसी भी एंटरप्राइज के मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिनको ध्यान में रखते हुए आप किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने वाले हो। खुद के बारे में सोचने से पहले पूरी कंट्री के बारे में सोचना जरूरी होता है। फिर होता है बेटा आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटरप्राइज एक्शन। इसमें बेटा आप ये बोलता है क्या क्या आपके आगे क्या आती हैं? पाबंदियां आती हैं, क्या क्या आपके आगे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं जिसकी वजह से आपका एंटरप्राइज प्रॉपर मैनर में क्या नहीं कर पाता? डील नहीं कर पाता। सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज। बेटा मेरे पास कैपिटल प्रॉपर मात्रा में है, बेटा मेरे पास लेबर भी है, मैंने इक्विपमेंट भी लगा दिया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास बिजनेस की नॉलेज नहीं है। विदाउट नॉलेज अगर आप किसी भी बिजनेस में उतरते हो तो ना तो आपका मैनेजमेंट ही सक्सेसफुल हो पाएगा, ना ही आपकी कॉस्ट एफिशिएंट हो पाएगी, और ना ही आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा। इनफैक्ट आप अपने रिसोर्सेज को भी खराब कर दोगे, आप कॉस्ट को भी बढ़ा दोगे और अपने प्रॉफिट को भी गवा दोगे विदाउट नॉलेज और इंफॉर्मेशन। फिर होता है डिस्ट्रक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। बेटा पब्लिक इंटरेस्ट में क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन। इट मींस आपकी जो पब्लिक है वो आपके प्रोडक्ट को लेके, जिसमें भी आप डील करने लग रहे हो, उसका एटीट्यूड आपको लेके नेगेटिव है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया बट पब्लिक उसमें स्मूथनेस के साथ इजीली उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। इनफैक्ट वो जिस प्रोडक्ट को पहले लाइक करती थी आज भी वो उसी को लाइक करते हैं, तो धीरे धीरे आप कॉम्पिटिशन से क्या हो जाते हो? बाहर। ये भी आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर होता है बेटा इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल और आपकी कहते हैं इनइक्वलिटी। हमारी कंट्री क्या है? डेवलपिंग कंट्री। बेटा आपके कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए, आपके फाइनेंस जिसको आप बैंकिंग बोलते हो, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिज, हॉस्पिटल्स, ये सारी की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो उसका आज भी हमारे पास अभाव है। इनके अभाव की वजह से आपको ना तो बैंकिंग सेक्टर प्रॉपर मैनर में आपको क्या देता? फाइनेंस प्रोवाइड करता लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ना ही इंश्योरेंस सेक्टर प्रॉपर मैनर में आपके प्रोडक्ट की इंश्योरेंस करवाता, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज को पहुंचाने के लिए। तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे क्या करते हो? प्रॉब्लम्स का सामना करते हो। चेंज इन द बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन। बेटा कभी भी आपकी कंडीशन बिजनेस में इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं रहती। गवर्नमेंट पॉलिसी कभी भी बदल सकती है जैसे सरकार बदलेगी। बेटा जो आपको पहले इजीली अवेलेबल हो रहा था, आज की डेट में उनके प्राइसेस चेंज हो सकते हैं और वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बिजनेस को कंटिन्यू करने की। यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और एक होते हैं इन्फ्लेशन, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेज कंटिन्यूसली आपकी कंट्री में क्या होते जाने लग रहे हैं? बढ़ते जाने लग रहे हैं, इंक्रीज होते जाने लग रहे हैं। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे क्या हो जाते हैं बेटा? इंटरेस्ट रेट। बैंकिंग सेक्टर आपको लोन तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट बेटा वो काफी महंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी वजह से बेटा आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है? प्रोडक्ट की इंक्रीज। कॉस्ट बढ़ेगी तो बेटा क्या बढ़ जाएगा? सेलिंग प्राइस। दैट्स व्हाई आपको ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? पे करना है। और ये फाइनल बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? कंज्यूमर्स के ऊपर। ये मेरे लिए सारी की सारी वो बाधाएं हैं जिनको आपको फेस करना पड़ता है किसी एंटरप्राइज को प्रोवाइड करने के लिए। बेटा अब हम लास्ट पॉइंट प्रोडक्शन फंक्शन से पहले इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल से हमारी नई वीडियो जो स्टार्ट हो रही है उसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। एंटरप्राइज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जनरली किसी भी अंडरटेकिंग को, किसी भी बिजनेस पर्सन को देखनी पड़ती हैं, हम उसकी यहाँ पे क्या करेंगे? वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या है? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। बेटा अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग, अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, वाद विवाद देखने को मिलते हैं। कई अंडरटेकिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कई अंडरटेकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, और कई अंडरटेकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है बेटा? सोशल वेलफेयर। एक प्रॉफिट की तरफ गया, एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और एक सोशल वेलफेयर। बेटा इन सभी अंडरटेकिंग्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंडरटेकिंग में डिफरेंशिएशन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? पहली प्रॉब्लम क्लियर है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। दूसरा प्रॉब्लम रिलेशन टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट। बेटा अब ये प्रॉब्लम होगी कि मैं बिजनेस का जो प्लांट मेरे को चाहिए जिसके अंदर मशीनरी होगी जो प्रोडक्शन करेगी, कहीं मैं ज्यादा बड़ा ना लगा दूं।
अगर चलता बड़ा प्लांट लगा दिया और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बन पाई तो बेटा सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर मेरे बिजनेस की डिमांड ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लांट छोटा लगा रखा है तो मैं अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्या नहीं कर पाऊंगा, कस्टमर की फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। ये फिर आता बेटा लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपका बिजनेस आपके कस्टमर से बहुत दूर जाके सिचुएटेड है तो वहां पे आपको ना तो रॉ मटेरियल इजीली मिलेगा, ना ही स्किल्ड लेबर मिल पाएंगे और ना ही आपके पास रिसोर्सेज टाइम पर पहुंच पाएंगे। तो बेटा ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं किसी भी एंटरप्राइज को ग्रो करवाने के लिए। फिर होता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल एक्टिविटीज। अब ये बोलता है कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है बेटा, जो ह्यूमन बीइंग है उसको आप क्या करते हो, एक्शन में लेके आते हो, आप उन्हें ऑर्डर्स देते हो और वो उन ऑर्डर्स को क्या करता है, फाइनली उनको उन पे काम स्टार्ट करता है, इनिशिएशन करता है। बट बेटा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रोसेस कैसे स्टार्टअप होगी। आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 यानी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक किसी भी प्रोसेस को कैसे पहुंचाओगे, ये भी आपके लिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कि आपको सेलेक्ट करना है बेटा सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको उसको फिजिकल एक्टिविटीज को प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करके कंप्लीट करवाना है। फिर प्रॉब्लम आ गई बेटा किससे, फाइनेंस। बेटा फाइनेंस आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या करना है, मनी अरेंज करवानी है। अगर आपको फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो गया बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आपको पे करनी पड़ रही है तो बेटा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक कॉस्टली कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब इंक्रीज हो जाती है तो आपका बिजनेस प्रॉपर मैनर में सर्वाइव नहीं कर पाता। आपको कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही है, अर्निंग उतनी हो नहीं पा रही, फाइनली आप इनएफिशिएंसी की वजह से बंद कर दो। ठीक है। फिर होता है बेटा प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या करोगे आप, एक मैनेजरियल डिपार्टमेंट, एक नॉन मैनेजरियल डिपार्टमेंट। एक क्या करेगा, मैनेजरियल फंक्शन डिसीजन मेकिंग, दूसरा कौन सा करेगा, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शनल एक्टिविटीज करेगा। तो बेटा आपको इस डिपार्टमेंट को बांटने टाइम ये देखना है कि आप उसकी नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, टैलेंट के बेस पर राइट पर्सन पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन को क्या करना, अपॉइंट करना। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन, ये अपॉइंट करना होता है। जिससे बेटा ना तो आपकी कोई भी यहाँ पर रिश्तेदारी आए और ना ही किसी टाइप का कोई भी अनदर क्या देखना पड़े, आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस देखना पड़े। ठीक है। उसके बाद क्या आता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। बेटा मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको कहां तक पहुंचाना, कंज्यूमर। किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी आपकी बिजनेस में एक्टिविटीज की जाती है उन्हें आप क्या बोलते हो, मार्केटिंग। मार्केटिंग के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करने का काम करते हो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। बेटा ये प्रॉब्लम है कि मैं कैसे मार्केटिंग करूं मेरे प्रोडक्ट की जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक मैं अट्रैक्शन ला सकूं। फिर होता है बेटा प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीगल फॉर्मेलिटी। अगर बेटा आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटीज कर दी तो आपका बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के खिलाफ अगर आप जाते हो, लाइक गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, पॉलीथीन बैग्स और जो आपके नट एंड बोल्ट का बिजनेस है उसके ऊपर क्या लगा रखा है, बाउंडेशन लगा के इलीगल कर रखा है। आप उसके बाद भी पॉलीथीन बैग्स बनाते हो, पॉलीथीन केस से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल बनाते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको ये देख के चलना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं आप जो इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो, जो बिजनेस चलाने लग रहे हो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। और लास्ट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल आपके रिलेशन। बेटा आपकी इंडस्ट्री मेरे को पता है, आपको दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ क्या करना है, कनेक्शन रखने हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से आएगा, रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से आने वाला है। बेटा प्रोडक्ट बनने के बाद कहीं ना कहीं बिकने के लिए भी जाएगा। तो बेटा जितने बेटर आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन होंगे गवर्नमेंट के साथ और दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ, आपका बिजनेस उतना स्मूथली क्या कर सकता है, रन कर सकता है। और जितने बेकार रिलेशन आपके होते हैं उतना ज्यादा आपको बिजनेस को ग्रो ऑन करने में और कैरी ऑन करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये आपकी जनरल प्रॉब्लम्स थी जो किसी भी एंटरप्राइज को फेस करनी पड़ती है। आज के टॉपिक में हमने इसी के रिगार्डिंग क्या किया है, डिस्कस किया है। कल हम स्टार्टअप करने वाले हैं बेटा प्रोडक्शन फंक्शन को और होप सो कल की वीडियो में हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।